हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इतिहास के प्रश्न को देखेंगे सेट 1 का, ठीक है। इसमें भी वही समय रहेगा और पूर्णांक भी उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को सभी को देखते हैं। पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखेंगे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर थे, ठीक है, बाबर। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ, इसका आंसर होगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ, ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1991, ठीक है। चलिए भारत संविधान कब लागू किया? तो भारत संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए मंगल पांडे और एक प्रश्न है, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो 1857 में, ठीक है, 1857 में। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो बैरकपुर ने किया था। कहाँ किया था? बैरकपुर ने किया था, बैरकपुर, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बड़ा प्रश्न को अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। अकबरनामा क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रशासनिक इतिहास है क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी, इसीलिए इसने सब कुछ लिखा था। 9 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर वाला प्रश्न में हम लोग देखेंगे अभी 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन हम लोग को करना है, ठीक है। तत्कालिक उस समय क्या कारण था? तत्कालिक कारण के रूप में नए चर्बी वाले कारतूस के जो प्रयोग किए थे, यह क्रांति की शुरुआत हुई थी। चर्बी वाले कारतूस कैसे? देखिए मुस्लिम लोगों के लिए शुअर वाला जो चर्बी में लपटाया गया था और हिंदू लोगों के लिए बैलों की, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस को बनाने में गाय और शुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें से सेना के हिंदू और मुस्लिम विद्रोह करने लगे और 10 मई 1857 को मेरठ में क्या हुआ था? इसकी क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। असहयोग आंदोलन के कारण बताइए।
असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और ब्यास काल की नीति अपनाई गई थी। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला था। उसे बहुत ही समर्थन मिला था। ठीक है, इसमें श्रमिक वर्ग की भागीदारी थी। जो लोग काम करते थे उन लोग भी इसके साथ निभाए थे। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे। खाद्य सामग्री पर मूल्यों की वृद्धि, ये एक कारण। दूसरा, अकाल और प्लेग की बीमारी, ये एक। तीसरा, रैलेट एक्ट। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा, चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, ये सारा कारण था। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर वाला प्रश्न को। मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है, वे मौलिक समझे जाते हैं। उन्होंने मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिए जो लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक है, क्या क्या देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर वाला प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बात, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को ये जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 12 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न क्या है? देखिए, स्थायी बंदोबस्त की विशेषता का उल्लेख करें। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता का उल्लेख करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त की विशेषता ऐसे लिखना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से देना है। ठीक है, चलिए सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधी मामले में वापस लिए और जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक निश्चित उसका कर दिया, जो कि हम लोग बाद में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र हुए भूमि का कर, यानी कि 10/11 का भाग सरकार को देना पड़ता था। शेष 1/11 अपने पास रख सकते थे। मतलब 10/10, ये 11 भाग का 10 भाग हम लोग को किस में देना पड़ता था? सरकार को। 1/11 जो है, यानी कि 11 भाग का 1 भाग हमारे पास रखने की अनुमति थी, ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पानीपत पर प्रथम युद्ध अब हम लोग लिखेंगे। चलिए, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान में हजीर उद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भी भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी
पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण निम्नलिखित, क्या क्या कारण उसमें जोड़ा गया था, ये हम लोग अभी देखेंगे। पानीपत के प्रथम कारण क्या थे? देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण क्या थे? देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके बाद 12 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिसके माध्यम से 21 अप्रैल को युद्ध आरंभ हो गई। यही इसकी कारण थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? ये बहुत ही ऐसा प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को नया प्रश्न लगता है। ठीक है, तो देखिए, जब ब्रिटिश भारत पर राजा था, जब ब्रिटिश का भारत पर राजा था, तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत में क्या किया गया? देखिए, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका पूरा वितरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय किसानों एवं जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी। अर्जियां मतलब अपेक्षाएं रखती थी। ठीक है, कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्र लेखन तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें हम लोग देखते हैं। और कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था और सांख्यिकी का इतिहास। इसीलिए 5वीं रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में से एक थी, जो ब्रिटिश का ज़माने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख हथकंडे थे। ठीक है, यही इसकी प्रमुख कारण थे। अब हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा बड़ा प्रश्न को अभी देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। 15 नंबर में क्या है? देखिए, 15 नंबर में प्रश्न है, संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। संथाल विद्रोह क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन काल के जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का वह सबसे सख्त विद्रोह था, जैसे कि भागलपुर से राजमहल के बीच तनाव क्षेत्र दमन एक कोल के नाम से जाना जाता था। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। ठीक है, यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र जहाँ ज़्यादा रहता था वहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासी को भगाने और उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथाल के नेता सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। ठीक है, संथाल विद्रोह का आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के ज़िले में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य
कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी के विद्रोहों को दबाने में सफल पाई। सरकार ने अलग अलग जो संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। कैसे? अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे था? देखिए, अकबर मुगल वंश का सर्वोच्च सम्राट था, आप लोग सभी जानते हैं। यह एक उच्च कोटि का राष्ट्र निर्माता था। यह एक निर्भीक सैनिक, उपकारी तथा बुद्धिमान शासक, उच्च विचार वाला व्यक्ति और चरित्रों का ठोस निर्माता था। ठीक है, कठोर रूप से मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से ये निर्णय लेते थे। इसे धार्मिक संकीर्णता, जातीय द्वेष तथा सामाजिक पक्षपात से अपने आप को ऊपर रखा था। इसने एक सच्चे राष्ट्रीय शासक के रूप में हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान समझाया, मतलब सभी के लिए नॉर्मल रूप से सभी को समझते थे। इसने हिंदुओं के साथ समान व्यवहार करके भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समरसता तथा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसके काल में पूरे साम्राज्य में एक प्रकार के नियम, एक प्रकार के नाप तोल तथा सिक्के प्रचलित थे। अकबर में जजिया कर समाप्त, तीर्थ यात्रा की कर को समाप्त किया और समाप्ति कर एक राष्ट्रीय शासक होने का परिचय दिया था। ठीक है, इससे भारत और अपनी मातृभूमि माना, भारत को क्या माना? अपनी मातृभूमि माना तथा देश के विकास के लिए कोई जन कल्याणकारी नियम बनाए थे। योग्यता के आधार पर बीरबल, मानसिंह, टोडरमल आदि हिंदू लोग सम्राट के ऊंचे अधिकारी बना। राजपूत कन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर समाज में समरसता का परिचय दिया था। मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई वो ज़्यादा भेदभाव नहीं रखते थे, सभी को समान रूप से देखते थे। हिंदू पर्व त्यौहार को भी राजमहल में उसी प्रकार मनाया जाता था जैसा मुस्लिम पर्व को। ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम के सभी के पर्व को समान रूप से देखते थे। अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट इसीलिए हम लोग मान सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या था। ठीक है, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की, मतलब शुरुआत। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत की चिंता और संघर्ष से परिचित कराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी और विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चा की कम आदि के खिलाफ पंचारण और खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बाद में देखते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण बिहार गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी ज़मीन पर 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की जो मांग है वो विनाशकारी अकाल की पीड़ा
अंग्रेज़ों ने एक दमन काराकर लगाया जो कि उन्होंने बढ़ने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यहाँ की समस्या बनी हुई थी। इसीलिए गांधी जी ने गांवों को सुधारना, स्कूलों का निर्माण, गांवों की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और सामाजिक कुरीतियों को खंडन करने के लिए बनाए थे। इसके बाद देखिए नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश मुस्लिम्स अशांति पैदा करने के लिए आरोप उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब उसको देखा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर छाए हुए हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया। सैनिकों के साथ सैनिक ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि इसको अगर हम लोग नहीं रुकेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया था। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने में, अदालतों से बाहर विरोध रैली की। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिच्छा से मंजूरी कर लिया और गांधी ने उस सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसान के शोषण कर रहे थे। यही इसका बहुत बड़ा कारण बना था। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे जो कि ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का भी है और हिस्ट्री का भी है, दोनों के लिए आप लोगों का फ़ायदेमंद है। हिस्ट्री का भी है, ठीक है, और पॉलिटिकल का भी है, ठीक है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता को बताइए। देखिए, इसका प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, देखिए एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। लिखित तथा विशाल संविधान, ये एक रूप है। भारतीय संविधान लिखित है। इसके निर्माण में कोई देशों का संविधान का अध्ययन कर उसकी इच्छाओं समाहित किया गया है। बहुत सारा देशों का संविधान को समझा, परखा, देखा, उसके बाद वहाँ से विचार, बहुत सारे देशों से विचार हमारे संविधान में लाया गया। इस कारण यह काफ़ी विशाल भी है। इससे 1995 धाराएं, 22 भाग तथा 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ है। आज तक यह संविधान संशोधन किए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे विषयों का बंटवारा कैसे किया। भारतीय संविधान में विषयों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची में सेना, रेलवे आदि विषय है। राज्य सूची में राजस्व, नगरपालिका आदि को रखा गया है, जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, ठीक है। तीसरा नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों के अनुसूचियाँ के माध्यम बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए और राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावे एक हरी नगरपालिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति विदेश निर्देशक तत्व, वयस्क मताधिकार, छुआछूत का अंत, राष्ट्रभाषा, न्यायपालिका की
स्वतंत्रता एक निष्पक्षता की प्रमुख विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये हिस्ट्री का सेट 1 है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 हम अपलोड किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक इसका दे देंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करें, और जो इस चैनल में न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।